थी। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल मौजूद सवाल है कि क्या वो लोग ये नहीं करते हैं? क्या ममता बनर्जी ने इन्हीं पैरामीटर्स पे नहीं वर्क किया है? तो हकीकत है कि ज्यादा किया। कांग्रेस का सेकुलरिज्म एक फसाड था, एक छद्म था। जो सेकुलरिज्म कांग्रेस कर रही थी उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम वूइंग थी, इसमें ये इनहेरेंट है। आखिर क्यों हिंदुओं ने रिएक्ट किया? बीजेपी का इमरजेंस एक रैलिंग पॉइंट राम मंदिर बनता है, विश्व हिंदू परिषद 1994 में लेके आता है ये पूरा इशू, और उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि बीजेपी का एक्सपेंशन होता रहा। बीजेपी ने पालनपुर रिजोल्यूशन में राम मंदिर को अडॉप्ट किया। इसके बाद से इसमें कोई दो राय नहीं कम्युनल, लेकिन आखिर वजह क्या है कि सेक्युलर फोर्सेस, अगर कम्युनिस्ट वहां पे इतने साल के शासन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी आज वहां पे अयप्पा संगम करा रही है, तो ये मजबूरी है ना, बीजेपी ने फोर्स किया है। संघ वहां पे, असम में क्या हुआ? संघ का 30 साल का लगातार का मेहनत एक प्लेट थाली में उठा के बीजेपी को पार्टी सरकार दे दी। तो कहीं ना कहीं अब ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि बहुत शिद्दत से करते, ऐसा बड़ा गलत करते, लेकिन जनता वोट दे क्यों रहे? आखिर ये जो आप देखिए, इसमें मैं एक बात जोड़ देता हूं। आप कह रहे ना कि सांप्रदायिककरण हुआ। ममता गवर्नमेंट ने मुस्लिम और मदरसा बोर्ड के लिए 5700 करोड़ और साइंस और टेक्नोलॉजी के 67 करोड़। तो जब आप एक वर्ग के लिए इतना बजट रख रहे हैं तो उसका रिएक्शन तो होना ही होना है। दूसरी बात यह है कि हम बंगाल की पूरी सच्चाई, चूंकि बंगाल में 34 लेकिन एक तबका ऐसा होगा सर जो कहेगा कि भाई क्यों ना दे वो माइनॉरिटीज को, क्या वो उस राज्य की पॉपुलेशन नहीं है? नहीं तो 2006 में जस्टिस सच्चर ने कहा कि वेस्ट बंगाल का मुसलमान सबसे पिछड़ा है, वहां अगर नहीं होगा तो कहां होगा? गौरव गोगोई कुछ बोल रहे हैं, वो सुनवा देते हैं। जो अंतिम नतीजे हैं उस तक हमें रोकना चाहिए। एब्सोल्युटली। ठीक है, गौरव गोगोई कहेंगे इंतजार करना चाहिए। जी राज बिहारी बात है कि 34 साल जो बंगाल में कम्युनिस्टों का राज रहा, उन्होंने इतिहास को अपने हिसाब से लिखा। उन्होंने वहां की राजनीतिक पटकथा भी अपने हिसाब से लिखी। लोग कहते हैं कि बंगाल में जो भूमि सुधार हुआ वो बहुत अच्छा था, लेकिन बंगाल के किसान तो सबसे ज्यादा पिछड़े थे। क्यों थे? क्योंकि जमीन पे काम नहीं हुआ। कम्युनिस्टों ने सिर्फ एक काम किया कि एक ऐसा तंत्र विकसित किया कि वो सत्ता में बने रहें। अगर हम चुनाव की बात करें तो 1972 के बाद ये जो चुनाव हुआ है, पहली बार निष्पक्ष चुनाव माना जाएगा इसको। 2011 में भी अगर आप देखेंगे, ममता बनर्जी सत्ता में आई, तो तब भी कितनी फोर्स लगाई गई थी, तब भी 6 चरणों में चुनाव हुआ था। आपने फार्मर्स इनकम की बात की। जितने इलेक्शन जहां इन राज्यों में हो रहा है वहां पर फार्मर्स इनकम अगर किसी राज्य में सबसे कम है आज भी, तो वो वेस्ट बंगाल ही है। 6000 रुपए के आसपास किसानों को मिलते हैं, तब जबकि नेशनल एवरेज 10,000 रुपए के आसपास है। चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ गए। अगर इतना ही है जी मैम, तो फिर पूरे नेशन वाइड ये किसान आंदोलन क्यों हुआ? नहीं, मैं तो सरकारी आंकड़े बता रहा हूं। वही सरकारी आंकड़े जो कहते हैं कि देश भर में राष्ट्रीय औसत किसान की आमदनी की 10,000 है। झारखंड और भी राज्य हैं, झारखंड भी है। पूरे देश में ये फार्मर्स मूवमेंट क्यों हुआ? ठीक बात है, वो तो एम एस स्वामीनाथन की रिपोर्ट है। पूरे अगर मैम किसान 10,000 रुपए भी कमा रहा है, तब जबकि जिस देश में पर कैपिटा इनकम 2 लाख है, वो भी शर्मनाक है। ठीक बात कह रही हूँ। चारू प्रज्ञा हमारे साथ है। सेटिस्फाइड है जी चारू प्रज्ञा फिर से हम आएंगे। चारू प्रज्ञा, मतलब ये कह देना चाहिए खेला होवे तो ममता बनर्जी ने कहा था, लेकिन हो गया उनके साथ शायद खेला, और आप लोगों को मुबारकबाद दे देनी चाहिए। नमस्ते। देखिए, खेला तो ममता बनर्जी बंगाल की जनता के साथ करती आ रही थी 3 टर्म से। इस बार खेला नहीं, इंसाफ हुआ है, और ये इंसाफ केवल बंगाल की जनता के साथ नहीं, देश के साथ हुआ है, क्योंकि बंगाल हमारे लिए एक वो सोर पॉइंट बन गया था, वो नासूर बन गया था, जिससे पूरे देश का नुकसान हो रहा था। चाहे वो घुसपैठियों की बात हो या जिस अभद्रता से महिलाओं को ट्रीट किया जा रहा था इस प्रदेश में, उसकी बात हो, किस प्रकार से पुलिस हमेशा पीड़ितों को छोड़कर जो पीड़ा देते हैं उसके साथ खड़ी पाई जाती हो। तो आज इस भय की राजनीति पर पूर्ण विराम लगने जा रहा है, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसके संकेत पहले से ही दिखाई दे रहे थे पयोधी। देखिए, मुझे बताइए, जो पॉलिटिकल पार्टी अपनी जीत में कॉन्फिडेंट है, जिसको पक्का ये लगता हो कि वो चुनाव जीत सकते हैं, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के बटन पर ईवीएम के ऊपर टेप क्यों चिपका देगी? वो सीसीटीवी कैमरास तोड़ क्यों देगी? आपने कहीं सुना है रीपोल का भी रीपोल होना?
ये बंगाल की स्थिति बन गई थी ममता राज में, जंगल राज में, महाजंगल राज में। और मुझे बहुत खुशी है कि आज ये जो भय का किला था ये ढह गया है। ममता बनर्जी अपनी खुद की सीट भी हारने जा रही हैं। लेकिन चारू प्रज्ञा, बहुत बहुत बधाई आपको, जो टैली अभी दिख रही है स्क्रीन पर। लेकिन अभी आपने घुसपैठियों का जिक्र किया। जो विपक्ष है वो तो लगातार आप पर सवाल खड़े करता है आपकी मंशा पर, ये कहते हुए कि साहब 4 साल में 2000 लोगों को अगर आप डिपोर्ट कर पा रहे हैं, तो जो 2 करोड़ घुसपैठी हैं इस देश में, किरण रिजिजू के मुताबिक कब कितने 100 साल लगेंगे उनको डिपोर्ट करने में। आपने भले ही पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत लिया हो, लेकिन जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है डिपोर्ट का, वो तो बहुत निराशाजनक है। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है हर प्रकार से बहुत अच्छा ही है, क्योंकि हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को आप पहले किसी भी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड से जोड़कर देख लीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, डिपोर्ट मैडम माफ कीजिए, यूपीए के वक्त में ज्यादा डिपोर्ट हुए थे। उसकी भी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके कागजात होते हैं। और जब या तो आप बोल लीजिए, नहीं प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। जी आप कंटिन्यू कीजिए। सवाल पूरा कर लीजिए, जवाब पूरा सुन लीजिए और उसके बाद बोलिएगा। थैंक यू। अपने मेहमान को आप इतनी तो इज्जत दे ही सकते हैं जी। तो और घुसपैठियों की एक बात ये रही कि जो लोग घुसपैठियों वाले इशू के ऊपर वाइट वॉश करना चाहते हैं, लीपापोती करना चाहते हैं, उनसे पहला सवाल, और आपसे भी पहला सवाल तो मेरा ये है, जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तो बॉर्डर पार करके वापस बांग्लादेश जाने के लिए इतनी लंबी भीड़ क्यों खड़ी हो गई थी? क्यों इतनी ज्यादा लोगों को ये लगा कि हम यहाँ से भाग कर नहीं जाएंगे तो उठाकर हमको यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा? दूसरी बात ये है कि घुसपैठियों को एक कानूनी तरीके से आइडेंटिफिकेशन देने का काम किसने किया? TMC सरकार ने किया। उनके जितने बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, खोकम दास, इनके कितने, जाकिर हुसैन, इनके कितने सारे नेताओं ने ओपन बयान ये देकर कहा है कि बनवा दीजिए इनका आधार कार्ड, बनवा दीजिए इनका राशन कार्ड। तो इस सब चीजों के ऊपर इस बार पूर्ण विराम लग गया। और देखिए, घुसपैठी इस देश के अंदर अब नहीं आएंगे क्योंकि फेंसिंग हो गई है। कौन सा वो प्रदेश है जहां पर फेंसिंग अभी भी रहती है? क्योंकि प्रदेश की सरकार ने जमीन देने से इनकार कर दिया, पश्चिम बंगाल। तो जितने भी नासूर हैं, जितनी भी समस्या हैं, उन सबको खत्म करने का एक ही तरीका है, पश्चिम बंगाल के अंदर TMC का राज खत्म हो, TMC का मिसरूल खत्म हो, ममता बनर्जी की जो गुंडागर्दी की सरकार चलती है वो खत्म हो। और मैं महिला हूँ, महिलाओं के बारे में मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी, जिस राज्य की मुख्यमंत्री खुद महिला हो और वहां पर इतने सारे रेप केसेस हों, मॉलेस्टेशन के केसेस हों, उसके बाद वो ये कहती हो, और RG कार पर मैं भी आई नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद वो ये कहती हो 8 बजे के बाद लड़कियां घर के बाहर ना निकले। आप क्या ऐसी सरकार से एक्सपेक्ट कर रहे हो? ऐसी सरकार को तो जाना ही था। चारू प्रज्ञा, आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली होगी, मैं मानकर चलता हूं। 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश से। 2000 किलोमीटर की लगभग फेंसिंग हो चुकी है। 200 किलोमीटर की जमीन ऐसी है जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अभी तक सिर्फ नहीं दे पाई है। 2200 किलोमीटर में 200 किलोमीटर। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मणिपुर और म्यांमार का बॉर्डर देखती हैं, 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है। 10 किलोमीटर की फेंसिंग हुई है अभी तक केवल। क्या रोहिंग्या देश के लिए खतरा नहीं है? ये सरकारी आंकड़े भारत सरकार के। बिल्कुल खतरा है, हर एक घुसपैठिया उतना ही बड़ा खतरा है। और मैं आपको और सरकारी आंकड़े दे देती हूँ। जब हमारे देश के गृह मंत्री बार बार पश्चिम बंगाल जाते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं और इस जमीन को मांगते हैं, तो वो जमीन नहीं दी जाती। केवल एक मुख्यमंत्री है इस पूरे देश में जिसने 2 चिट्ठियां प्रधानमंत्री को लिख के ये कहा कि BSF के काम का दायरा 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर मत बढ़ाइए, क्योंकि गांव वालों को समस्या होगी। पूरे देश में कई समस्या नहीं हुई, समस्या गांव वालों को केवल पश्चिम